कोस्टा रिका के गुआन कास्टे कंजर्वेशन एरिया में 1997 में एक नॉर्मल दिन था। जैसे ही एक दिन होता है, बहुत सारे पेड़ थे, एनिमल्स वहीं पर घूम रहे थे। ये जमीन इससे पहले कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन फिर वहां पर ढेर सारे ट्रक आ गए। उन्होंने पार्क के अंदर आने के लिए अपना रास्ता बना लिया और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। उन ट्रक्स ने अपना सारा कार्गो का सामान वहीं पर फेंक दिया और चले गए। लेकिन वो कोई नॉर्मल कार्गो का सामान वहां पर फेंक कर नहीं गए, बल्कि वो संतरे के छिलके फेंक गए। और आने वाले एक साल में ऐसे ही 1000 ट्रक्स दूसरी सुंदर साइट्स में जाकर 12,000 मीट्रिक टन जितने संतरे के छिलके फेंकने वाले थे। क्या इन ट्रक्स के मालिक जमीन को बर्बाद करना चाहते थे, या फिर इन्हें ऐसे हर जगह फेंककर वो एक तरीके से अपनी किसी प्रोटेस्ट को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे? क्या वो फ्लोरा और फौना को हटाकर अपना खुद का ये संतरा का एरिया बनाना चाह रहे थे? वेल, आप तैयार हो जाइए और आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम इन मैन वर्सेस नेचर और ऐसे ही कई और कहानियों को गहराई में जाकर देखेंगे। ओके, तो इस संतरे वाले सीन को पूरे तरीके से अपने दिमाग में घुसाने के लिए हमें सफर करना पड़ेगा 1976 में, क्योंकि तब डेनियल जंजेन और विन्नी हॉलबॉक्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे और अपने करियर पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ये था कि एंडेंजर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाए। दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इकोलॉजिस्ट बन गए और गुआन कास्टे कंजर्वेशन एरिया में कई सालों तक काम करते रहे। माना कि इनकी कंट्री पूरी दुनिया के सिर्फ 0.03% एरिया में ही है, लेकिन फिर भी कोस्टा रिका में पूरी दुनिया की 6% बायोडाइवर्सिटी है और जंजेन हॉलवॉक्स इसी चीज को और आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन फिर 1995 में डेल ओरो नाम की एक फ्रूट कंपनी ने कंजर्वेशन एरिया के पास ही एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली और ये फैक्ट्री कोस्टा रिका और निकारागुआ की बॉर्डर लाइन पर थी। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में इस एरिया को एक्वायर करना चाहती थी, जिससे कि जंगल फैक्ट्री के किसी भी तरीके के जहरीले पॉल्यूशन से अफेक्टेड ना हो। लेकिन फिर जंजेन और हॉलवॉक्स को पता चला कि जल्द ही एक ऐसी डील होने वाली है जिससे कि फैक्ट्री को और कंजर्वेशन एरिया दोनों को ही फायदा होगा। बॉर्डरलैंड में जमीन देने के बदले में डेल ओरो को अपना वेस्ट कंजर्वेशन पार्क में फेंकने दिया जाएगा। अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह देखें तो किसी कॉर्पोरेशन को अपना कचरा एक कंजर्वेशन पार्क में फेंकने देने का आइडिया बहुत ही बकवास लगता है, लेकिन जंजेन और हॉलवॉक्स को यह पक्का पता था कि कचरे फेंकने की जगह के बदले बॉर्डरलैंड को कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योर करना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन इससे पहले कि ये यूसी डील आगे बढ़ पाती, कुछ कंडीशंस थी जिनका पूरा होना जरूरी था। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि डेल ओरो सिर्फ एग्रीकल्चरल वेस्ट ही वहां फेंक सकती थी, मतलब कि ज्यादातर उसके संतरे के छिलके। दूसरी कंडीशन ये थी कि कंपनी अपनी फसल में किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जहरीले वेस्ट की वजह से नेटिव प्लांट्स ना बर्बाद हो जाएं। पल्प और छिलकों से लिग्निन ऑयल को भी निकालने के लिए कहा गया, जो कि डेल ओरो ने बड़ी खुशी से किया, क्योंकि इसे वो घर की सफाई के प्रोडक्ट्स में डालकर बेच सकते थे। और सबसे आखिरी कंडीशन ये थी कि इस संतरे के छिलके सिर्फ वहीं फेंके जा सकते हैं जहां पर पहले गाय भैंस चरती रही हूँ, क्योंकि इस एरिया में मिट्टी की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। डेल ओरो के लिए थोड़ा सा अजीब था, लेकिन इन बेकार संतरों के छिलकों को कहीं और ले जाकर फेंकना और इसके लिए पैसे देने से ज्यादा उन्हें ये ठीक लगा, इसलिए उन्होंने ये सारी कंडीशंस मान ली। जंजेन और हॉलवॉक्स का प्लान एकदम सही चल रहा था और उन्हें अपने प्लान से सही होने पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने 20 साल तक हर साल डेल ओरो से 1000 ट्रक संतरे के छिलके रिसीव करने की डील कर ली, जिसका मतलब है कि कुल मिलाकर इस जमीन पर 1 मिलियन का चौथाई मीट्रिक टन संतरे का छिलका फेंका जाना था। आखिर ये लोग ऐसी डील करते टाइम सोच क्या रहे थे भाई? लेकिन इन सब के प्लान में तब प्रॉब्लम आ गई जब एक राइवल जूस कंपनी के मन में जलन पैदा हुई। वो कंपनी थी टीको फ्रूट। टीको फ्रूट को अपना वेस्ट फेंकने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, तो इसीलिए जब उसने डेल ओरो को देखा कि वो कितनी आसानी से अपने संतरे के छिलके नेशनल पार्क में फेंक रहे हैं, तो टीको से देखा नहीं गया और इसीलिए इन्हें रोकने के लिए उसने कोर्ट में इनके खिलाफ एक केस लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से कचरा फेंकना बहुत नुकसान दे सकता है, क्योंकि छिलकों से बहुत गंदगी और मक्खियां इकट्ठी हो जाएंगी और आसपास रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए ठीक नहीं होगा। टीको फ्रूट ने एक मीडिया वॉर भी शुरू कर दिया। वो उसमें ये कहता था कि इस संतरे के छिलके वाले प्रोजेक्ट ने नेशनल पार्क को बहुत नुकसान किया है। टीको फ्रूट ने जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ किसी फिक्शन जैसा ही था, लेकिन इसने पूरी कंट्री को डेल ओरो के खिलाफ खड़ा कर दिया और पब्लिक इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि केस ही हियरिंग वहां के सुप्रीम कोर्ट में हुई और कई सारे एनवायरमेंट ग्रुप्स जैसे कि रेन फॉरेस्ट अलायंस की रिपोर्ट ने यह कहा कि प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली सेफ है। लेकिन फिर भी आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला डेल ओरो के अगेंस्ट ही सुनाया और आखिर में इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ गया। लेकिन जो 12,000 मीट्रिक टन संतरे का छिलका 3 हेक्टेयर जमीन पर पहले ही फेंका जा चुका था, उसे वहां पर रहने दिया। थोड़े समय के बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में लोग पूरी तरीके से भूल गए, लेकिन फिर 16 साल के बाद
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स की टीम ने संतरे के छिलके के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा और वे ये जानने के लिए निकल पड़े कि आखिर उसका हुआ क्या। लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो चौंकाने वाली बात यह हुई कि वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। संतरे के छिलके पूरी तरीके से गायब हो गए थे और जब वो कुछ ढूंढने पहुंच गए तो टीम ने खुद को एक घने फॉरेस्ट में पाया और फिर चलते चलते वो एक येलो साइन बोर्ड से टकरा गए जो कि जंगल के क्रीपर्स में उलझा पड़ा था। इसका मिलना बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि इन साइन बोर्ड का यूज कई सालों से बंजर और बहुत ही गंदी क्वालिटी की मिट्टी को डिनोट करने के लिए किया जाता रहा था। और फिर रिसर्चर्स को सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा। जिस रेन फॉरेस्ट में वो इधर उधर भटक रहे थे वो असल में वही बंजर जमीन थी जहां पर संतरे की छिलकों को फेंका गया था। यार, एम नाइट श्यामलन के पास भी इतनी जबरदस्त प्लास्ट ट्विस्ट नहीं हो सकता। ऐसा पता चलता है कि संतरों के छिलकों ने बंजर जमीन को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया। जब प्रिंसटन टीम ने इंस्पेक्शन किया तो उन्हें पता चला कि आसपास के 7 एकड़ के एरिया में बायोमास में 176% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को नापा, वो इतना बड़ा था कि 3 लोगों को उसके पास अपने हाथ फैलाकर गोला बनाना पड़ा तब जाकर उसे नाप पाए। और उसकी ब्रांचेस में रिसर्चर्स को एक टायरा भी दिखाई दिया जो एक रेन फॉरेस्ट वीजल होता है, वो भी एकदम छोटे से पपी की साइज का। वाह, सो क्यूट। लेकिन जिस बात को देखकर रिसर्चर सबसे ज्यादा चौंके वो यहाँ के पेड़ों की डाइवर्सिटी। जब काउंट किया गया तो वहां पर 24 पेड़ों की वैरायटी मिली जिनमें से ज्यादातर पुराने जंगलों में मिलते हैं। और इसी एरिया के 300 फीट के पास के एरिया में टीम को पेड़ों की सिर्फ 8 ही वैरायटी देखने को मिली। इसका मतलब है कि ये जमीन जो कि पहले बंजर थी वहां पर एक पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट फिर से बन चुका है। कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ मैजिक बीन्स डाल दिए होंगे, लेकिन असल में ये जंसेन और हॉलवॉक्स का शुरुआत से प्लान था। इस एरिया में बहुत सारी घास थी, फिर ये घास बहुत सारे संतरे के छिलके के ढेर के नीचे दब गई और डिकम्पोज होती रही। छिलके और घास दोनों सड़ के बहुत अच्छी खाद बन गई। खाद बनने के लिए निचोड़े हुए संतरे के छिलके बहुत अच्छे थे क्योंकि अगर इनमें लेमिनिन होता तो फिर यहाँ पर पेड़ नहीं उग पाते। सड़े हुए छिलकों में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स थे जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसी न्यूट्रिएंट्स वाली खाद की वजह से यहाँ पर नेटिव प्लांट्स फिर से उग पाए। इनको बड़ा होने में सिर्फ 16 साल लगे और इसका पूरा क्रेडिट जाता है कोस्टा रिका के एनवायरमेंट और खाद को। और इसी तरह से एक पूरा का पूरा नया रेन फॉरेस्ट बनकर तैयार हो गया। अरे रुक जाइए, अपने पड़ोस के एरिया को रेन फॉरेस्ट बनाने के लिए संतरे का छिलका वहां फेंकने से पहले थोड़ा रुक जाए। ये जान लीजिए कि इस रेन फॉरेस्ट की सक्सेस एक स्पेशल केस थी। कोस्टा रिका इक्वेटर के पास है ये। इसका मतलब है कि ये साल भर गर्म और उमस से भरा रहता है और ये क्लाइमेट चीज़ों के सड़ने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में चीज़ें बहुत जल्दी सड़ती हैं। अगर यही सेम चीज़ दुनिया के किसी दूसरे एरिया में की जाए जहाँ पर ठंड बहुत होती है तो वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जल्दी नहीं सड़ेंगी। तो ये संतरों का पूरा केस जो आपने यहाँ पर देखा राइट टाइम राइट प्लेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन संतरों के छिलकों की पावर सिर्फ रेन फॉरेस्ट को रिस्टोर करने तक सीमित नहीं है। इन पर साइंटिस्ट कई और चीजों के लिए अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और इस प्रोसेस में सबसे आगे ऑरेंज पील एक्सप्लॉयटेशन कंपनी है। और हाँ, सुनने में ये जरूर किसी सीक्रेट सोसाइटी की तरह लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, इस कंपनी में कोई फ्रूट से रिलेटेड क्राइम नहीं हो रहा है, बल्कि ओपीईसी संतरों के छिलकों की मदद से दुनिया को बचाने के तरीके ढूंढ रही है। कंपनी ने संतरे के छिलकों को एक फ्यूल अल्टरनेटिव की तरह यूज करने का सोचा है जिसे हम अपनी कार्स में यूज कर सकें। वहीं दूसरी तरफ एम प्लस कंपनी संतरे के छिलकों की मदद से बायोप्लास्टिक बनाने का सोच रही है जिससे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने ऑरेंज जूस ऑरेंज से बने हुए पेपर में आप पी रहे हो। और इंसेप्शन और संतरों की दुनिया को बचाने का पावर यहीं पर खत्म नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा ने ऑरेंज पील्स की मदद से वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन मेथड बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। संतरों के छिलकों में जो केमिकल होते हैं उनसे सभी टॉक्सिन्स साफ हो सकते हैं जैसे कि अमोनिया, और इन सब टॉक्सिन्स को हटाकर हमारे पास बचेगा सिर्फ पीने लायक पानी। इसकी वजह से कई लाख लोगों की जान बच सकती है क्योंकि सब लोग महंगे फिल्ट्रेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। यार, क्या कोई ऐसी चीज भी जो ये संतरे के छिलके नहीं कर सकते? क्या आपने पहले से ही संतरे के छिलके के ट्विस्ट को प्रेडिक्ट कर लिया था? अगर हाँ तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप भी प्रिंसटन टीम जितने चौंक गए हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। और इससे पहले कि हम और भी कई नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशंस को देखें, आप नीचे दिए गए लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दें। हो गया? ग्रेट। तो अब कौन से ट्रांसफॉर्मेशन देखने हमें? द रेन फॉरेस्ट कैफे। सुबह उठने का सबसे अच्छा तरीका एक गर्म कॉफी है, लेकिन सिर्फ हम ही नहीं जिन्हें कैफीन बूस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक हमारी तरह जंगल भी एक कप कॉफी की मदद से ज्यादा बढ़ने लगते हैं। संतरे के छिलके वाले एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर के यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई कुछ लोगों ने कॉफी को जमीन के एक एरिया में डालने का सोचा कि देखते हैं ऐसा करने से रेन फॉरेस्ट बनेगा या फिर नहीं। पेड़ बहुत बड़े वाले ड्रिंकर्स होते हैं और इसीलिए एक पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट रीग्रो करने के लिए बहुत सारी कॉफी की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन रिसर्चर्स स्टारबक्स के बाहर 20,000 वेनिला कैपुचिनो के लिए लाइन तो नहीं लगा पाते, इसीलिए उन्होंने कॉफी वेस्ट का यूज किया।
हम सभी यही मानते हैं कि कॉफी एक बीन होती है, लेकिन शुरू में ये एक बेरी के रूप में होती है और जब कॉफी बेरी को हार्वेस्ट किया जाता है तो इनमें से आधा वेस्ट निकलता है क्योंकि इनके रेड पल्प को फेंक कर अंदर के बीज से कॉफी बनाई जाती है। लेकिन इस बार बेरी के रेड पल्प को फेंकने के बजाय रिसर्चर्स ने कलेक्ट किया और 2018 की एक स्टडी के लिए इसको एक डिफॉरेस्ट लैंड में जाकर फेंक दिया। ये जमीन कई सालों से कैटल्स को चारा चराने के लिए यूज की जा रही थी और यहाँ पर बहुत सारी जंगली घास उग गई थी जो कि 16 फीट तक बढ़ सकती है। आपको इस जमीन के एरिया को संभालने के लिए एक मॉन्स्टर ट्रक की जरूरत पड़ सकती है। इस लंबी घास की वजह से नेटिव पेड़ों को सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और इसी वजह से वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए रिसर्चर्स ने 1-1.5 फीट का कॉफी पल्प घास के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से घास सड़ने लगी। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जंगली घास की सभी रूट्स खत्म हो गई और इतना ही नहीं, ये घास सड़कर कॉफी पल्प में मिल गई और इसकी वजह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी बन गई। इसे हम परफेक्ट ब्रू फॉर प्लांट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये बिल्कुल सही नहीं होता मेरे भाई। इमेजिन कीजिए 1 कप गर्म मिट्टी और दूध, छी यार। लेकिन पेड़ों को तो अपनी कॉफी बड़ी पसंद आई और वो ऐसे बढ़ने लगे जैसे किसी ने उनके सिस्टम में रॉकेट लगा दिया हो। 2 साल बाद रिसर्चर्स ने देखा कि बंजर जमीन पर अब 80% पेड़ आ गए और ज्यादातर पेड़ तो 15 फीट से भी लंबे हो गए और ये ऐसी वैरायटीज बिलोंग करते थे जो कि 60 फीट तक बढ़ सकते हैं। रिसर्चर्स ने इन पेड़ों को बगल वाले प्लॉट से कंपेयर करने का सोचा जहां पर कॉफी नहीं फेंकी गई थी। वहां जाकर उन्हें पता चला कि जिन पेड़ों को कॉफी का फ्यूल मिला है वो नॉर्मल लैंड एरिया के पेड़ों से 4 गुना ज्यादा लंबे। उनके सिस्टम में कैफीन ने मेगा ग्रोथ सेल्स को बूस्ट कर दिया है। तो अगर कॉफी पेड़ों को जल्दी से बड़ा करने में हेल्प कर सकती है तो क्या इसकी मदद से हम ह्यूमंस के किए गए डिफोरेस्टेशन से लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस मेथड में अपने कुछ नुकसान भी हैं। सड़ी हुई कॉफी की वजह से बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं, इसकी वजह से पास रह रहे लोगों की लाइफ पर असर पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर एक मच्छरदानी और इंसेक्ट नेट खरीदने से प्लेनेट को कुछ मदद हो सकती है तो इस डील में कुछ बुराई नहीं है। लेकिन कॉफी फर्टिलाइजर की वजह से वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है। पल्प नदियों और नालों में जा सकता है जिसकी वजह से पानी में एल्गी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी और हाई न्यूट्रिएंट्स की वजह से और भी वीड्स पानी में उग सकते हैं। बहुत सारी एल्गी और वीड्स की वजह से नदी का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉफी के पल्प में कुछ फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं जो कि पानी को पोल्यूट कर सकते हैं। तो हाँ, कॉफी फर्टिलाइजर्स के अपने फायदे हैं, लेकिन इसका मॉडरेशन में यूज करना बेस्ट है। अगर हमने इसका सही अमाउंट में यूज किया तो हम दुनिया के रेन फॉरेस्ट की ब्यूटीफुलनेस को देख सकते हैं भाई। द ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट गोबी डेजर्ट नॉर्दर्न चाइना का 5 लाख मील एरिया कवर करता है और थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज कि इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। गोबी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेजर्ट है। ये हर साल 2250 मील घास वाले एरिया को ड्राई बना देता है जहां पर बस रेत ही रेत होती है, ना पेड़ ना पानी, बस डेजर्ट ही डेजर्ट। इस डेजर्ट के इतनी तेजी से बढ़ने का कारण है चाइना का 20th सेंचुरी का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। माना कि अब चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इसके बदले कंट्री के फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ही कम एक्सप्लॉयटेशन किया गया। ऐसे एरिया जहां पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वहीं आज के टाइम में डेजर्ट बनते जा रहे हैं और इसी वजह से ज्यादा पॉपुलेशन बीजिंग में आती जा रही है। तो इस गोबी डेजर्ट से लड़ने के लिए चाइना ने वो किया जिसके लिए वो फेमस है। उसने अपनी सबसे बड़ी स्किल का यूज किया और बना दी अ ग्रेट वॉल, एक ग्रेट ग्रीन वॉल। चाइना ने 1978 में 3 नॉर्थ शेल्टर प्रोग्राम को शुरू किया और इसका एम था गोबी डेजर्ट को बढ़ने से रोकना और इसके लिए पेड़ उगाए जाने थे। पिछले 40 सालों में 19.47 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा एरिया में पेड़ उगाए जा चुके हैं। 13,000 स्क्वायर मील के एरिया में डेजर्ट को रिवर्स कर दिया गया है और अगर इसे कंपेयर करके देखें तो ये एरिया न्यू मैक्सिको से सबसे ज्यादा बड़ा है। वाओ, बस इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से 2050 तक 87 एकड़ जमीन में नया जंगल बनाना है। ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि 2020 तक इस शेल्टर प्रोजेक्ट की वजह से माओवसू डेजर्ट के 93.24% एरिया को जंगल में बदल दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्रोजेक्ट हमेशा से इतना अच्छा और सक्सेसफुल नहीं था, बल्कि प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब कि यहाँ पर नॉन नेटिव पेड़ की सिर्फ एक ही वैरायटी लगाई जाती थी और वो भी ऐसी जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा अच्छी हो। ये सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन इन पेड़ों की वजह से मिट्टी खराब हो जाया करती थी और इसकी वजह से नेटिव पेड़ों को सफर करना पड़ता था और वो मर जाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ एक ही पेड़ की वैरायटी थी, इसीलिए किसी बीमारी के कारण पूरे के पूरे जंगल के खत्म हो जाने के चांसेस हमेशा रहते थे। माना कि 2000 से 2015 के बीच में ग्रेट ग्रीन वॉल की वजह से 32% पेड़ बढ़े हैं, लेकिन इसी की वजह से नेटिव प्लांट्स में 6.6% की गिरावट भी देखी जा सकती है। और इस एरिया में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो यह भी पता चला कि किसान नेटिव प्लांट्स को पैसों के लिए काट रहे हैं, जिससे कि नए पेड़ लगाने के लिए उनको पैसे मिल सकें। अगर आप किसी को बताएं कि जल्दी पैसे कमाएं तो वो तुरंत काम में लग जाएगा और इस केस में वो तुरंत पेड़ काटने लग जाएगा
और ये बड़ी ही उल्टी बात साबित हुई। गोबी डेजर्ट घटने के बजाय बढ़ गया क्योंकि उसे बड़ा ही फेवरेबल इकोसिस्टम मिल गया। तो मतलब जिसको रोकने के लिए इतना कुछ किया गया उसको कुछ हुआ ही नहीं। गोबी डेजर्ट में पेड़ और जानवरों की बहुत सी वैरायटी है, जैसे कि स्नो लेपर्ड और 2 हम्प वाला ऊंट। यार इस डेजर्ट में तो मैन मेड फॉरेस्ट से भी ज्यादा वैरायटी है। प्रॉब्लम को पहचानते हुए चाइना की गवर्नमेंट ने 2014 से 2017 के बीच पूरे देश में नेचुरल फॉरेस्ट के पेड़ों को काटे जाने पर बैन लगा दिया और पेड़ की एक ही वैरायटी उगाने की बजाय नेटिव प्लांट्स उगाने पर ज्यादा जोर दिया, फिर चाहे वो नेटिव हर्ब्स हो या फिर श्रब्स। इसकी वजह से ग्रेट ग्रीन वॉल की बायोडायवर्सिटी बढ़ गई। अब किसानों को नेटिव प्लांट्स उगाने के लिए पुराने जंगलों और अपने हाल पर छोड़ देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे ग्रेट ग्रीन वॉल ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला और अब ये पेड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अभी के लिए तो ऐसा लगता है कि बीजिंग आराम कर सकता है भाई। पिकनिक ऑन द मून। साउथ जॉर्डन की वाडी रम वैली एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल सूखी हुई और बंजर है। इसे वैली ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है। इसकी लाल रेत और क्लिप्स को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि आप मार्स पर आ गए हैं। बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर रिडले स्कॉट को तो यही लगता है, क्योंकि इन्होंने अपनी फिल्म द मार्टियन के लिए लोकेशन के तौर पर इसका यूज किया। लेकिन अब आपको यहाँ पर मैट डेमन कैंपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये दुनिया के दूसरे सबसे वाटर पुअर नेशन में है। जॉर्डन में एक साल के लिए हर इंसान के लिए सिर्फ 150 क्यूबिक मीटर पानी है। वहीं अमेरिका में हर साल एक इंसान के लिए 9000 क्यूबिक मीटर पानी है। और जब वाडी रम की बात करें तो ये और ज्यादा सूखी दिखती है। मार्च से दिसंबर के बीच में वैली में सबसे गीला सीजन होता है। उस समय भी यहाँ पर हर महीने सिर्फ 5 किलोमीटर पानी बरसता है, जो कि सिर्फ 1 टेबलस्पून का पानी है। हाँ, वाडी रम में आप वाटर फाइट नहीं कर सकते, लेकिन ये पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है। डेजर्ट के बीच में वाडी रम बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। ये जॉर्डन का सबसे बड़ा खेत है। ये 5000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर हर साल 2000 टन आलू, 10,000 टन प्याज और हजारों टन सॉफ्ट फल जैसे कि पीच, अंजीर और संतरे उगते हैं। तो आप किसी जगह पर बिना पानी के खाना कैसे उगा सकते हैं? वेल, वाडी रम को ऊपर से देखिए। रम फार्म में गोल गोल फील्ड्स हैं। ये कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ना? अरे ये तो सर्कुलर क्रॉप्स हैं। क्या जब रिडले स्कॉट द मार्टिन शूट कर रहे थे तब वो यहाँ पर असली के एलियन लेकर आए थे? मजाक कर रहा हूँ यार, यहाँ पर कोई एलियन नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पर पानी जमीन के अंदर 100 से लेकर 1300 फीट से निकाला जाता है। पंप की मदद से पानी को ऊपर चढ़ा जाता है और वहां पर फिर पानी से गोल एरिया की फसलों को पानी दिया जाता है। पानी वहीं फसलों में रहे और बहे ना, इसके लिए प्लास्टिक की पॉलिथीन का यूज किया जाता है। ऐसा करने की वजह से जो सॉफ्ट क्रॉप्स होती है ना, उन्हें भी डेजर्ट के गर्म टेम्परेचर से बचा लिया जाता है। किसानों ने कुछ ऐसे पेड़ सरफेस पर उगाए हैं जिनकी वजह से जमीन का टेम्परेचर भी कम रहता है और फसलें अच्छी सूख पाती हैं। इन पेड़ों में एक तरह का जेल होता है, इसी वजह से टेम्परेचर कम रहता है और ये ज्यादा पानी भी नहीं लेते, और इसी वजह से फसल के साथ इनको उगाना बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये ठीक वही एग्रीकल्चर मेथड है जो हजारों साल पहले इजिप्ट के लोग यूज किया करते थे। लेकिन इन लोगों को ये आइडिया आया कहां से? मेरा मतलब, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एलियन आकर इनको ये आइडिया देकर गए। जो भी हो, एक रेगिस्तान को फार्म में बदल देना, ये आइडिया जॉर्डन के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। अभी ये देश 98% फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, लेकिन वाडी रम की फार्मिंग की वजह से ये कंट्री जल्दी ही सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। फ्यूचर में डेजर्ट में फार्मिंग करना कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसे दुनिया के दूसरे देश भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जल्द ही अभी के फार्म्स जरूरतों को पूरा करने में फेल हो जाएंगे। और चिंता की बात तो यह है कि अभी ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा करने के लिए फूड प्रोडक्शन को दोगुना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आने वाली 40 सालों में तो और ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा भाई, और ये 8000 साल से पहले फूड प्रोडक्शन से तो बहुत ज्यादा है। इसी बात पर एक बात दिमाग में आती है कि क्या कोई सहारा के मार्केट में ट्रिप प्लान कर रहा है भाई? हम सभी डेजर्ट्स को फॉरेस्ट में तो नहीं बदल सकते, लेकिन डेजर्ट खुद में भले ही बंजर और यूजलेस लगें, लेकिन जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा मिनरल्स जैसे कि जिप्सम, नाइट्रेट और पोटेशियम पाए जाते हैं, दुनिया का 50% कॉपर मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और चिले के डेजर्ट से आता है। और वहीं पर अमेरिका और चाइना के डेजर्ट भी सोने की खान से कम नहीं है। और इन डेजर्ट को फॉरेस्ट में बदल देने का मतलब होगा इन सभी मिनरल से हाथ धो बैठना, क्योंकि जब पानी इवोपरेट होता है तब ये मिनरल्स बनते हैं, और अगर यहाँ पेड़ होंगे तो वो सारा पानी पी जाएंगे, और जब पानी इवोपरेट नहीं होगा तो मिनरल्स कहाँ बनेंगे? तो जहाँ इंसान दुनिया के ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं, वहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो कुछ भी चाहें वो सब बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी स्टोर जाएं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इन सभी में से आपको किस नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन ने सबसे ज़्यादा चौंकाया, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहेंगे? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।